नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बायोमैकेनिक्स चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का साइंस विज्ञान का हम चैप्टर नंबर 7 लेकर के आ गए हैं, जो कि गति है, मोशन चैप्टर है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मतलब कि क्योंकि चूंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और एग्जाम नजदीक आ चुका है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो कम समय में पूरे चैप्टर को कैसे रिवाइज किया जाए, वो सारे चीजें अगर हम सही ढंग से कर लेते हैं तो कम समय में पूरे चैप्टर को आसानी से, सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं वस्तुओं की, आपको जितनी भी वस्तु देख रहे हैं, वो सभी वस्तु को, जितनी भी वस्तु आप देख रहे हैं, उस वस्तुओं में मूवमेंट के आधार पे वो सारी वस्तु आपको दो ही अवस्था में नजर आएगी, या तो वो गति में होगी या फिर वो विराम में होगी। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गति क्या है, गति होती क्या है, गति में कौन सी वस्तु को हम गति में समझे, किस वस्तु को हम विराम में समझे। तो गति में समझने के लिए हम उसको डिफिनेशंस के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, गति क्या है। अगर मैं आपको बोलूं गति, तो देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करे तो वह वस्तु गति में समझा जाता है। गति क्या हुआ? यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करे तो वो गति में समझा जाता है। वहीं पे अगर आपसे विराम की परिभाषा पूछ दिया जाए, विराम में क्या होता है, विराम क्या होता है, तो यदि कोई वस्तु तो क्या होता है बेटा, विराम में समझा जाता है, विराम में समझा जाता है। अब जैसे एक सवाल मान लीजिए कि हम यहां हैं, हम यहां पे खड़े हैं। अब ये जो हम यहां पे हैं, समय चल रही है, तो समय तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी अवस्था क्या है, हम वही के वही हैं, तो हम क्या कहे जाएंगे, हम विराम अवस्था में कहे जाएंगे। गति, अगर गति की बातें किया जाए तो गति सिर्फ यही नहीं होता कि एक जगह समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग, अगर हम यहां पे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे, ऐसे ऐसे भी हो रहे, तो भी एक तरह से ये मूवमेंट है। लेकिन अपने स्थान में परिवर्तन किया जाए, एक जगह जिस पोजीशन में खड़े हैं उस पोजीशन से अगर हम क्या करते हैं, समय के साथ अगर परिवर्तन लाते हैं, तो हम क्या कहे जाएंगे, गति में कहे जाएंगे, अन्यथा हम विराम में कहे जाएंगे। गति, अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाए मोशन क्या है, तो if any object change their positions with the respect of time, that is known as motion, otherwise। और बच्चों याद रखिएगा, गति को बताने के लिए हमेशा एक किसी रिफरेंडम का इस्तेमाल किया जाता है। बिना किसी रिफरेंडम का हम आपको किसी चीजों को बता नहीं सकते कि गति में है या विराम में है। हमें एक रिफरेंडम लेना पड़ता है कि कोई अस्थिर वस्तु को देखते हुए, जो विराम अवस्था में है, उस वस्तु को देखते हुए हम किसी दूसरे वस्तु को हम क्या कहते हैं, ये गति में है या विराम में है। अब सपोज करिए कैसे, अब मान के चलिए कि आप लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, ट्रेन में बैठे हैं, अगर आपको कोई बाहर की चीजें नहीं दिखती तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि अपनी वाली ट्रेन चल रही कि बगल वाली पता नहीं चलता है, तो आप लोग क्या करते हैं, किसी बाहर वाली चीजें, खिड़की से किसी बाहर ऐसे चीजों को देखते हैं जो अस्थिर है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता हो, मतलब जो वस्तु रेस्ट में हो, उसको देखकर पता चलता है कि हाँ अपनी वाली ही चल रही है ना। कई बार ऐसे आशंका आप लोगों के साथ हुई है। तो इसका मतलब क्या है, गति में हम तब समझते हैं जब हम किसी वस्तु को बाहर से देखते हैं, बाहर किसी जो स्थिर वस्तु है उससे कंपेयर करके हम गति में पता करते हैं। अब सपोज करिए, हो सकता है कि किसी वस्तु की गति बहुत धीमा हो, बहुत फास्ट हो सकता है। अगर किसी वस्तु की गति बहुत धीमा है तो उसे हम पता नहीं कर सकते, आसानी से पता नहीं किया जा सकता है। जैसे आप अपने घड़ी को ही देख लीजिए, घड़ी में 3 सुई होती है, 1 घंटा की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। तो आपको जो सेकंड वाली सुई है वो आपको रेगुलर चलती हुई नजर आएगी, तो आप उसे आसानी से कह सकते हैं ये क्या है, गति में। लेकिन मिनट और सेकंड वाली जो सुई है उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, ये मूव हो रहा है कि नहीं, और अनुमान लगाएंगे, इससे पहले ये 5 पे था तो धीरे धीरे घिसक रहा है, तो इसका मतलब वो गति में है। लेकिन हम गति को देख करके सडनली, अगर किसी वस्तु का स्पीड बहुत ज्यादा है, चाल बहुत ज्यादा है, तो हम उसको आसानी से कह सकते हैं ये वस्तु गति में है, अधिक फास्ट है तो वो गति में है। तो हमको गति चीजें समझ में आ गई, गति समझ में आ गई। अब देखिए,
यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो कुछ ना कुछ क्या ट्रेवल डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितनी पाथ की लंबाई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितना चला है, उस पाथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? दूरी कहते हैं। तो हमको दूसरा चीज क्या सीखने को मिल गया? दूरी। दूरी, अच्छा, दूरी एक स्थान से किसी गतिशील वस्तु द्वारा दूरी क्या होता है? यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, यदि कोई वस्तु गतिशील है मतलब गति में है, तो एक स्थान से दूसरी स्थान तक चली गई रास्ते की जो लंबाई है वो उसकी क्या हो जाएगी? दूरी। सपोज करिए कि यहां पे कोई आदमी खड़ा है या कोई गाड़ी खड़ा है, वो कुछ समय बाद ये ट्रेवल करके ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहां से यहां तक वो कुछ दूरी चला है। तो ये जो पाथ चला, ये रास्ते की जो लंबाई है वही उसकी दूरी कहलाएगी। सपोज करिए हो सकता है कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर हो सकता है, हो सकता है 2 किलोमीटर हो सकता है, वो एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि है। अगर मात्रक देखा जाए, मात्रक तो या तो किलोमीटर होता है या मीटर होता है। किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर सबसे छोटी है, तो इसको हम दूरी में कौन करते हैं। तो दूरी के बारे में हमने क्या समझ लिया? यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब अगर किसी को बताते समय हम बोल रहे कि हमारे घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है, उसमें हमको दिशा नहीं बतानी पड़ती है। जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, तो परिणाम होता है, वो होता है अदिश राशि। तो ये अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक बोले तो किलोमीटर या मीटर होता है। हम दूरी को इस चीजों में मापते हैं, या तो किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं। इसके अलावा अगर दूरी के बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? तो विस्थापन, विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या होता है बेटा? तो विस्थापन, अमन कोई लड़का है जो यहां से पहले ए बिंदु से 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला है, ए से बी तक 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला है, फिर बी पे पहुंचने के बाद वो 3 किलोमीटर कहां पे बच्चों? उत्तर की दिशा में चल दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चल दिया। तो ये कहां? तो सी पे पहुंच गया है, ए से बी, बी से सी पे पहुंच गया है। तो इसके अमन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो ए से बी पे गया तो 4 और बी से सी पे गया 3, तो 4 और 3 दोनों मिला भी तो 7 किलोमीटर हुआ। लेकिन विस्थापन क्या होता है? तो विस्थांबिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? विस्थापन कहलाती है। तो अगर आप प्रारंभिक स्थान से अगर अंतिम स्थान तक की अगर सबसे न्यूनतम दूरी बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? एक सीधी पाथ खींच दी जाए, सीधी रास्ता यू खींच दी जाए, तो वो क्या होगा बच्चों? वो उसकी विस्थापन हो जाएगी। तो ये इसकी विस्थापन को डिनोट करता है। तो आपको विस्थापन का एक नया डिफिनेशन क्या मिल गया कि प्रारंभिक विस्थापन क्या होता है बच्चों? तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो आप इसका देखिएगा तो विस्थापन में, इसमें जब भी दूरी में दिशा जोड़नी पड़ती है, दूरी में दिशा जोड़ दी जाए तो विस्थापन हो जाएगी। या आप सोच लीजिए कि आप कहोगे कि इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आपको बताना है कि ए से अमन ने पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, और कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया
अगर वो अंतिम स्थान सी पे पहुंचा है अमन, तो इसका विस्थापन बता दीजिए। तो आप क्या कहोगे, ए से चला है तो ए से सी पे पहुंचा, तो आपको बोलना पड़ेगा इस दिशा में इतना किलोमीटर। अब कितना आएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 5 किलोमीटर है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर किस दिशा में बच्चों, तो ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो विस्थापन में चूंकि दिशा भी आ गई तो ये एक सदिश राशि हो गई। ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका भी मात्रक जो होता है बच्चों, दूरी की तरह ही इसे भी ट्रीट किया जाता है। तो ये भी किलोमीटर या मीटर या फिर सेंटीमीटर में इसे भी मापा जा सकता है। तो आपने ये इन चीजों के बारे में पहले पढ़ लिया। पहले हमने गति को समझा, फिर विराम को समझा, फिर दूरी, फिर विस्थापन को समझा है। अब हम लोग चलते हैं, अब एक चीज और समझ लीजिए। यहां पे अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में है, यदि यहां पे हम आपको समझा देते हैं, यहां पे अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस अवस्था में उसकी दूरी क्या हो जाएगी। वृत्तीय गति का मतलब होता है कि कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे, इस पाथ पे चल रहा है, मतलब यहां से ए से चलना शुरू किया है और फिर यूं चल करके यहीं पे पहुंच गया है। देखिए यहां से चला है और फिर यहां से चल करके फिर यहीं पहुंच गया है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी। तो आप देखिएगा, अगर इसको जान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक तो सर्कल बन गया, और सर्कल की जो सबसे बाहरी वाली जो लाइन है, कर्व्ड लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि, इसकी लंबाई ही क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। यहां से यहां तक चला है और यहां पे पहुंच गया, तो उसकी जो दूरी हो जाएगी उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी, और दूरी इसकी परिधि के बराबर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो होता है 2πr। तो आप याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो उसकी दूरी किसके बराबर हो जाएगी, उसके परिधि के बराबर हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे इस वृत्ताकार पथ की अगर त्रिज्या दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला में लगा करके आप उसकी दूरी भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि इसकी त्रिज्या r दे रखा 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 22, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22, और r के जगह पर हम 7 ले लेंगे, ये 7 से 7 कट गया, तो इसकी परिधि कितना चला है, मतलब ये 44 सेंटीमीटर इसकी क्या है परिधि, और वही उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, दूरी भी आ जाएगी। अगर इसी स्थिति में अगर आपसे विस्थापन पूछ दिया जाए, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे चल रही है, वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर या कुछ भी दे दिया जाए, तो यहीं प्रारंभिक स्थान से चल करके फिर वहीं पहुंच जाता है, तो इस स्थिति के लिए विस्थापन क्या होगा। तो याद रखिएगा, हमने विस्थापन के लिए क्या पढ़ा है कि प्रारंभिक स्थान से लेकर के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की सबसे न्यूनतम दूरी। तो जो ये वस्तु यहीं से चला है फिर यहीं पे पहुंच गया, तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान में कुछ डिस्टेंस रह जाएगी क्या, तो आपको नहीं भैया, तो इस स्थिति में उसकी विस्थापन क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसमें इस स्थिति में इसकी विस्थापन शून्य हो जाएगी। तो आप एक चीज इसके, जब आपसे दूरी और विस्थापन का डिफरेंशिएट पूछ लिया जाए, अंतर पूछ लिया जाए, तो उसमें एक अंतर ये भी हो जाएगी कि दूरी क्या होता है बच्चों, तो धनात्मक हो सकती है ना, और परंतु दूरी धनात्मक हो सकती है परंतु शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकती है ना। दूरी ये है कि दूरी एक अदिश राशि है और वहीं पे विस्थापन एक अदिश राशि है। इसका भी मात्रक किलोमीटर या मीटर होता है और इसका भी मात्रक किलोमीटर या मीटर होता है, तो इसमें भी आपकी समानता है ना। दूरी का डिफिनीशन भी वहां पे लिख सकते हैं कि दूरी का डिफिनीशन ये है, विस्थापन की डिफिनीशन ये है। इस तरह से हमने दूरी और विस्थापन को समझ लिया है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि गति कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों गति 2 तरह के होते हैं, एक होता है समान गति, दूसरा होता है असमान गति। समान गति क्या होता है कि वह किसी वस्तु की वह गति जो लगातार समय अंतराल में एक समान दूरी तय कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, समान गति कहते हैं। उस वस्तु को हम समान गति में समझा जाता है। वहीं पे अगर कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है, उसे हम असमान गति कहते हैं। उस वस्तु को हम असमान गति में समझते हैं ना। चलिए अगले स्लाइड्स को पलटाते हैं हम लोगों ने
गति को पढ़ लिया, विराम को पढ़ लिया। गति और विराम में हमने डिफिनेशन मतलब अंतर को भी समझ लिया है। उसके बाद दूरी को पढ़ा, विस्थापन को पढ़ा। दूरी और विस्थापन में हमने अंतर को भी पढ़ा और इसके एक एक न्यूमेरिकल्स को भी हमने कर चुका है। अब आते हैं बच्चों, हम गति के प्रकार को समझते हैं। तो गति बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों समान गति, दूसरा होता है असमान गति। समान गति किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे हम एक समान गति कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहां से ये कोई दूरी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये दूरी है जिसमें कोई गाड़ी चलना शुरू करती है। तो पहले ए से बी चलने के लिए 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर चला, फिर बी से सी 1 मिनट में फिर से वो 1 किलोमीटर चला, सी से डी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला। तो आप देखिए हर एक समान समय अंतराल में, समय अंतराल कितने का? 1-1 मिनट, 1-1 मिनट। वो समय अंतराल हो सकती है कि सेकंड का भी हो सकती है, 30 सेकंड का, 5 सेकंड का भी हो सकता है। तो एक समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रही है, 1-1 किलोमीटर, या हो सकता है कि यहाँ पे 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चल ले, हर एक जगह 2 किलोमीटर चल ले, हर एक जगह 2 किलोमीटर चल ले। तो एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो क्या कहा जाता है? एक समान गति में समझा जाता है। वहीं पे और समान गति की मैं बात करूं तो असमान गति क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे हम असमान गति में समझते हैं। अब सपोज करिए कि यहां से ए से बी, बी से सी, सी से डी कोई दूरी है और दूरी कवर करने के लिए कोई कार ए से बी 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल लेती है, फिर अगले 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 मिनट में 3 किलोमीटर चलती है। तो देखिए समय एक समान है परंतु दूरी अलग अलग है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। और वहीं पे एक समान गति और असमान गति की अगर आप ग्राफ को देखिएगा तो ये ग्राफ एक समान गति का ग्राफ क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। इसको आप टी मान लीजिए, टी मतलब समय है और ये है दूरी s। तो t और s दूरी के बीच में, समय और दूरी के बीच का जो ग्राफ होता है एक समान गति का, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। वहीं पे अगर असमान गति की बात करें तो t और s के बीच की जो ग्राफ बनती है वो कैसा होता है? वलयाकार होता है, ये इस प्रकार से होती है। वहीं पे अगर कोई ग्राफ ऐसा है और आपसे पूछ दिया जाए इस ग्राफ को देख करके बताइए कि वस्तु गति में है, विराम में है, या किस एक समान गति में है या असमान गति में, तो जब इस प्रकार से रहे तो आप समझ लीजिए कि वस्तु विराम अवस्था में है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसे तीर ऐसे चल रहा है, इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी जो कहीं कुछ नहीं हो रहा, दूरी कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है? टाइम बढ़ रहा है और हमारी पोजीशंस में कोई चेंजिंग ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? हम रेस्ट में हैं। तो ये समय बढ़ रहा है लेकिन हमारे पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो वो रेस्ट में समझा जाएगा। उसके बाद हमको पढ़ने को मिलेगा चाल पढ़ना पड़ेगा। अब चाल क्या होता है बेटा? तो किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय, एकांक मतलब होता है कि किसी निश्चित समय में, किसी भी निश्चित समय में, ये 1 मिनट में, 2 मिनट में या 1 घंटा में, 2 घंटे में, तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। तय की गई दूरी चाल कहलाता है। तो चाल जो होता है अदिश राशि है। क्यों? इसमें दिशा नहीं बतानी पड़ती। वहीं पे इसका मात्रक क्या होता है बेटा? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। इसका क्या सेंस बनता है? सपोज करिए, देखिए कि ए से बी, अब देखिए यहां पे 1 घंटा में कोई ट्रेन है जो 20 किलोमीटर चल लेता है। तो चाल को कैसे डिनोट करेंगे? तो चाल बताने के लिए हमें वो कितना चला है और कितने समय में चला है वो दोनों को बताना पड़ता है। तो चाल क्या होती है? चाल बराबर फॉर्मूला भी होता है, तय की गई दूरी बट्टे में लिया गया समय। तो चाल का फॉर्मूला यहां से निकल करके आती है, चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे में लिया गया समय, है ना। तो यहां से इसका ऐसा मात्रक हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो चाल की गई दूरी का क्या होता है मात्रक? तो आपको भैया किलोमीटर होता है। तो जब आप इसको किलोमीटर में लिए तो समय का मात्रक क्या होता है? आवर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, है ना। या फिर इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर आवर
ये ऐसी है ना कि एच जब ऊपर आ जाए तो हम माइनस में लगा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कहते हैं किलोमीटर पर आवर। ये सबका मतलब यही होता है, या तो आप किलोमीटर में हो सकता है या इसको आप मीटर पर सेकंड में भी। तो हमने दोनों मात्र इसका लिख दिया, चाल का ऐसा मतलब किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है। तो हमने चाल को पढ़ लिया। अब चाल के बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो वेग को पढ़ेंगे, है ना, वेग। चलिए, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। अब वेग किसे कहते हैं, देखिए अब यहां पे हमने चाल में क्या पढ़ा था, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल होती है। अगर इसी दूरी में अगर हम दिशा को जोड़ दें तो वही वेग हो जाती है। तो अब क्या कहेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही वेग है। बस आप जो चाल है, चाल में आप दिशा को जोड़ दीजिए तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वेग हो जाएगी, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। तो वेग जो है, वेग में क्या आ गया, तो कुछ तो परिमाण होगा और उसके साथ साथ क्या हो गया, दिशा भी हो गई। तो ये सदिश होगी कि अदिश, तो आप कहोगे भैया जिसमें परिमाण और साथ में दिशा भी आ जाए उसे हम कहते हैं सदिश राशि। तो ये कैसा राशि बच्चों, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि। फिर इसका अगर मात्रक देखिएगा तो मात्रक इसका और वेग का दोनों चाल का एक समान होता है। इसको भी हम किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में ही हम क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। तो चाल और ऐसा चाल और वेग का ऐसा मात्रा भी पढ़ लिया। अब इन दोनों में अगर कभी कभी क्या होता है तो अंतर पूछ लिया जाता है। अगर इसका आप फॉर्मूला देखिएगा तो क्या होता है बच्चों, तो वेग बराबर होता है कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे में लिया गया इसमें। अब यहां पे निश्चित दिशा में दूरी बट्टे में लिया गया समय। तो आप एक चीज मुझे बताइए, निश्चित दिशा में जो दूरी होती है, तो निश्चित दिशा में जब दूरी होती है उसको आप विस्थापन भी बोले थे पीछे। तो जी भैया हाँ, विस्थापन भी तो यही होता है कि जब दिशा में, जब दूरी में आप दिशा जोड़ देते तो वही तो विस्थापन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्थापन बट्टे में लिया गया समय, लिया गया। बच्चों वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम किससे, v से डिनोट करते हैं। अब वही चीजें, इसकी डायग्राम और इसकी एक जैसा हो गया। अब हमने वेग को पढ़ लिया। बच्चों जिस तरह से हमने गति को पढ़ा था, गति में भी एक समान गति और समान गति होती है, उसी में चाल में भी क्या होता है, एक समान चाल होता है और असमान चाल होता है। वेग में भी क्या होता है, और एक समान वेग होता है और असमान वेग होता है। वही देखिए, एक समान वेग क्या होता है, एक समान वेग होता है यदि कोई वस्तु एक विशिष्ट दिशा में एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो क्या कहलाती है बच्चों, एक समान वेग कहलाती है। तो एक समान वेग। अब बच्चों असल में वेग में परिवर्तन कब होता है, आपको इसके बाद हमको पढ़ना है त्वरण। तो त्वरण का अगर नजर में त्वरण जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको आप अगर माइंड में लेकर के चलिएगा तो हम इसमें ये देखने में कि वेग में परिवर्तन किस हिसाब से होता है। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है दो कंडीशन में। कैसे, तो एक तो आप उसकी क्या करिएगा, जब ही आप वेग में दो तरीके से परिवर्तन होता है, या तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को मोड़ दीजिए तो भी आपकी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। या फिर अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करिए, कभी स्पीड बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। जब ये स्पीड को ऊपर और नीचे करिएगा, कुछ भी करिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा घटाइएगा, तो आपके वेग में परिवर्तन होता है। तो एक पहला वेग में परिवर्तन कब होगा, अपनी गति में परिवर्तन करके। दूसरा दिशा में परिवर्तन करके। तो हमने ये पढ़ा कि वेग में परिवर्तन दो कंडीशन होता है, एक तो गति में परिवर्तन, या तो अपनी गति को ज्यादा कर लीजिए या कम कर लीजिए तो भी आपके वेग में परिवर्तन हो जाएगी, या दूसरा क्या कि अपनी दिशा में परिवर्तन करते रहिए तो भी आपका क्या हो जाएगी,
वेग में परिवर्तन हो जाएगी। यदि कोई वस्तु कोई सर्कुलर पाथ पे चल रही है, वृत्ताकार पथ पे चल रही है, उस समय भी उस वस्तु की लगातार हर एक पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, बदलती रहती है, उसकी वेग में परिवर्तन होती रहती है, क्योंकि वो वृत्ताकार पथ पे चल रही है। वृत्ताकार पथ पे चलने का मतलब हर एक बार उसकी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जाती होगी, डायरेक्शन अलग अलग दिशा में जा रही होगी, तो इसलिए उसका वेग में परिवर्तन हर एक पॉइंट पे होती है ना। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की ओर। देखिए बच्चों, अब तक हम कहां पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हमने गति और विराम को पढ़ा, फिर बच्चों हमने दूरी और विस्थापन को पढ़ा, विस्थापन, फिर हमने गति के दोनों प्रकार को पढ़ा, गति के दोनों प्रकार, समान और असमान, फिर हमने चाल को पढ़ा, फिर हमने वेग को पढ़ा। इतना चीज पढ़ने के बाद अब बारी आती बेटा एक्सेलरेशन की, त्वरण की। त्वरण की देखिए त्वरण क्या होता है, तो त्वरण, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, त्वरण। त्वरण इसे हम ए से भी डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ के आया बेटा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन दो कंडीशन में हो रहा था। कैसे, एक तो अपनी चाल को बढ़ा करके या घटा करके, मतलब चाल में परिवर्तन करके परिवर्तन, दूसरा दिशा में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन की जो दर है, कितना से वेग परिवर्तन हो रहा है। अब सपोज करिए कि पहले अभी का मेरा जो वेग है बच्चों, अभी मैं कहीं जा रहा हूं, अब ऐसे समझ लीजिए कि ए से कोई गाड़ी निकली है और इस बिंदु पे आकर के यहां से यहां तक चल रही थी, तो इसकी वेग जो थी, ये सीधी रेखा तो वेग ही होगी, है ना। चाल, आप इसको चाल और वेग एक ही है, परंतु वेग जो है बच्चों एक सीधी रेखा में जाएगी तो वेग कहलाएगी, अगर वो टर्न हो रही है तो वो चाल कहलाएगी। तो अब ऐसे मान लीजिए कि अभी हम इसको वेग लेकर चलते हैं कि अगर कोई वस्तु 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहां तक आई है, यहां तक आई, और यहां पे उसको ब्रेकर मिल गया, या फिर ऐसे मान लीजिए ब्रेकर मिल गया और इसकी ब्रेकर से 2 किलोमीटर यहां से इसकी चाल घट करके 1 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो यहां पे ये कुछ समय लगा होगा, तुरंत 2 से 1 तो नहीं हुआ होगा। तो वहां पे अब यहां से वो जा रहा था 2 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पे ब्रेकर आई, उसकी चाल कम हो गई, वेग कम हो गई, उसकी वेग घट करके 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 2 से 1 होने में कुछ तो समय लगा होगा। अब जो कुछ जो समय लगा है ना, वहीं पे एक्सेलरेशन कूद पड़ता है, वहां पे कौन आ जाता है, एक्सेलरेशन। या तो चाल बढ़ेगी तो भी, या चाल घटेगी तो भी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर चाल वेग घट रही है तो वहां पे रिटार्डेशन कहलाती है, मंदन कहलाती है। अगर वेग बढ़ रही है तो वहां पे त्वरण कहलाती है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही है, बशर्ते एक में वेग बढ़ती है, दूसरे में वेग घटती है। तो अगर आप सपोज करिए कि यहां पे क्या आ गई बेटा, रिटार्डेशन आ गई है, मंदन आ चुकी है, मंदन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहलाती है, त्वरण। तो आप एक चीज मुझे बताइए, एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या निकल जाएगी, दर। जब ये लग गया तो इसका मतलब समय कह रहा है, तो त्वरण बराबर आप क्या हो गया, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और इस परिवर्तन में लिया गया समय, परिवर्तन में लिया गया,
देखिए बच्चों, हम लोगों ने गति, विराम, दूरी, विस्थापन, गति, एक समान गति और असमान गति, चाल, वेग और त्वरण, और इसके साथ साथ मंदन को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं, उसके बाद हम जो त्वरण के आधार पे जो गति के समीकरण है उसको देख करके और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए, देखिए अब हम लोग दो क्वेश्चंस को करते हैं। इस दो क्वेश्चंस को, इस थ्योरम, इन दो क्वेश्चंस के जरिए वो थ्योरी पार्ट जो हमने पढ़ा है एक्सीलरेशंस के बारे में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलता हुआ कार पर जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो 5 सेकंड में रुक जाता है। तो कार का त्वरण ज्ञात करिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सपोज करिए कि यहां से कोई कार चल रही है, यहां से यहां से कार चल रही है, यहां से कार चलना प्रारंभ हुई, या फिर ऐसे करिए कि पहले ये कार यहां से चल रही थी और यहां से चलते चलते जब यहां से जो चल रही थी तो उसकी स्पीड जो थी, उसकी वेग थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पे आकर के उसमें क्या लगाया जाता है, ब्रेक लगाई जाती है। तो आपको पता है जब ही कार की या तो दिशा में या किसी चालक की दिशा में या फिर चाल में परिवर्तन हो जाए तो वहां पे क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। तो यहां पर जब ब्रेक लगाई जाती है, ब्रेक लगाने के बाद यहां से कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और 5 सेकंड में यहां पे आने के बाद कार क्या हो जाती है, रुक जाती है, पूरी तरह से रुक जाती है। यहां से यहां तक रुकने में उसको 5 सेकंड की समय लगता है। तो आप कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करिए। तो पहले कार जो चल रही थी प्रारंभ में उसकी वेग क्या थी, तो आपको प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में जो वेग रहती है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। वो कितना था बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग वो जाकर तो खत्म ही हो गई ना, रुक ही गई ना, तो अंतिम वेग उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अंतिम वेग उसकी 0 हो जाएगी। अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं और 0 हो गया। और कितना समय लगता है इसमें, टाइम कितना लगाया है, तो कह रहा है कि 5 सेकंड का टाइम लगाया है। तो 5 सेकंड का टाइम लगा, तो आप पूछ रहा है ए बराबर वाट। तो आपने क्या पढ़ा है, जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया रहे तो आपने पढ़ा ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। अब देखिए ये 10 मीटर, यूनिट को सबसे पहले सेम करना पड़ता है, यूनिट एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और ये तो 0 है, इसका कोई लेना देना, और यहाँ पे इसका मतलब टाइम भी सेकंड में ही लेना चाहिए, तो ये टाइम भी क्या है, ऑलरेडी सेकंड में है, तो ये सही है। अब चलिए अब आप देखिएगा तो v कितना बेटा, तो v तो हो गया 0। अब 0 में से आप u क्या करिएगा, u कितना है, तो u है 10, u कितना दे रखा है, v 0 u 10, तो इसको घटाइएगा। और टाइम कितना बच्चों, तो 5 सेकंड। तो 0 में से 10 घटाइएगा तो ये तो आ गया माइनस का 10, माइनस का 10, और उसमें 5 से भाग दे दीजिए तो क्या आ गया, -2। अब ये क्या करिएगा, माइनस का 2 आया है, तो अब इसको किस चीज में लिखिएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रक होता है, सॉरी हमने वहां पे ऐसा मात्रक लिखाना भूल गया। एक्सेलरेशन का तो ऐसा मात्रक क्या होता है बेटा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि वो गाड़ी रुक रही है, उसका मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। एक्सेलरेशन ये होता है कि जब गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है वहां एक्सेलरेशन, और जब घटती है तो भी एक्सेलरेशन ही कहा जाता है, लेकिन घटने के टर्म में उसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, क्या, रिटार्डेशन, मंदन। लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है ना। ये चीजें बन गई आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक चालक कार की चाल को 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर सेकंड तक कम करता है, तो त्वरण ज्ञात करिए। वही चीजें है, ये कोई कार है ऐसे करके चल रही है, पहले उसकी कार क्या हो रही थी, तो 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही थी, लेकिन यहां पे क्या होता है, ब्रेक लग जाती है, और यहां से फिर बाद में ब्रेक लगने के बाद कुछ समय बाद वो क्या होती है, तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगता है। तो यहां से 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में बदलने के लिए उसको कितना समय लगता है, 5 सेकंड लगता है। तो कह रहा है कि यहां पे जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ है, तो कितना एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हुआ है, तो आपको पता है कि प्रारंभ में उसकी वेग कितना था, तो u कितना था बच्चों, तो 25 मीटर पर सेकंड। फिर v अंतिम वेग क्या हो गया, v कितना, तो 10 मीटर पर सेकंड, और इसको होने में कितना समय लगा, तो 5 सेकंड। वही क्वेश्चन की तरह है। तो आपसे ए पूछ रहा है, ए बराबर वाट। तो आपने पढ़ा है कि ए बराबर क्या होता है बच्चों, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है, तो 10।
आप 10 में से 25 को घटाओ, बट्टे में 5 करो, तो 10 में से 25 को घटाइएगा तो माइनस का 15 बट्टे में 5, ये कितना हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये उसका क्या हो जाएगा, मंदन हो गया। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चंस को भी कर लिए। अब चलिए हम बच्चों देखते हैं अब हम देखते हैं एक समान त्वरित वस्तु का समीकरण कैसे निकालते हैं। एक समान त्वरित गति का जो समीकरण है वो क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे किस तरह का क्वेश्चंस बनाई जा सकती है, क्या क्या क्वेश्चंस बनता है, हम उस तरह के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं एक समान त्वरित गति के समीकरण। बच्चों एक समान त्वरित गति सबसे पहले होता है कि एक समान त्वरण होती क्या है। यदि कोई वस्तु में त्वरण जो है, त्वरण कब आती है, तो आप पढ़ रखे हैं त्वरण तब आती है जब किसी की वेग में परिवर्तन हो। अब वेग में परिवर्तन कितने तरह से होते हैं, 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसके दिशा में परिवर्तन कर दीजिए या फिर स्पीड में परिवर्तन कर दीजिए तो भी त्वरण होता है। तो त्वरण आप 2 तरीके से, मतलब त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, तो आपने ये चीजें पढ़ लिया कि 2 तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। अब एक समान त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु में जो स्पीड लगातार समय अंतराल में सेम अमाउंट में बढ़ता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान, या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। सपोज करिए कि यदि कोई वस्तु यहां पे उसकी स्पीड क्या था, हमने टाइम इंटरवल ले लिया कि 1 मिनट, फिर अगले में भी 1 मिनट, फिर अगले में भी 1 मिनट। पहले यहां का इसका जो वेग था वो 5 मीटर पर सेकंड था, फिर अगले में 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले में 3 मीटर पर सेकंड। तो हर एक टाइम इंटरवल में लगातार एक सेम अमाउंट कम हो रहा है ना, एक सेम अमाउंट कम हो या एक सेम अमाउंट बढ़े, तो ऐसे में इस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं, है ना। तो ऐसे में इसके लिए हमें 3 फार्मूला देखने को मिलता है ना। गति के प्रथम समीकरण, तो फिर द्वितीय समीकरण और फिर तृतीय समीकरण। अब बच्चों देखिए, गति के प्रथम समीकरण से आपको फॉर्मूला क्या देखने को मिलता है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा फॉर्मूला बन जाता है बच्चों s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, है ना। और तीसरा फॉर्मूला बन जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब इसमें हर एक फॉर्मूले में आप देखिए क्या होता है, तो v क्या होता है, तो v आपको बोलिएगा तो अंतिम वेग है, अंतिम वेग। फिर u क्या बच्चों, तो प्रारंभिक वेग। a क्या है, तो आपको कि a त्वरण है, और t क्या बच्चों, समय है, समय। तो अगर आपको कभी भी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय दिया रहे तो उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जैसे आपने पहले करके आया है ना। ये अभी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ के आया है कि नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इसी से एक फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों, तो ये a को अगर यहां पे हम इधर बुला ले तो at प्लस at बराबर v माइनस यू, है ना। अगर आप v माइनस यू करिएगा तो अब यहां पे v को अकेले रखिएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो u प्लस एटी बराबर भी, है ना। इस तरह से आप ये भी कर सकते, तो v बराबर एटी प्लस u प्लस एटी कर सकते, तो यही फॉर्मूला इसी से बना है ना। अब दूसरी देखिएगा, यहां पे जब आप दूरी दिया रहे, है ना, s का मतलब क्या होता है बच्चों, दूरी। s बराबर हो गया, s बराबर दूरी, और u तो पता है प्रारंभिक वेग, फिर t क्या होता है, समय, और a क्या है बच्चों, ये है त्वरण। तो इस ढंग से आपने जब दूरी रहे, समय रहे और प्रारंभिक वेग दिया रहे तो भी आप क्या कर सकते हैं, त्वरण को पता कर सकते हैं। और यदि आपको क्या दिया रहे बच्चों, दूरी दिया रहे और प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया रहे
तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। जहां पे भी क्या है बेटा, तो अंतिम वेग, भी क्या है, अंतिम वेग, और u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, और s दूरी, है ना। तो ये तीन समीकरण है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर एक बार ऑब्जेक्टिव से पूछ ही लिया जाता है बच्चों। तो आप इस तरह से आप याद कर लो कि v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण है और ये एक समान त्वरित गति में हम हमेशा लगाते हैं इस फॉर्मूले को। अब चलिए इससे एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आपके एग्जाम में एक चीज और पूछा जाता है क्या, कि कई बार हम आपको चाल को किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, उसको मीटर पर सेकंड में किया करना पड़ता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए हमको कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर को आप इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या दे रखा है बच्चों कि 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो बड़े डाटा को छोटे में बदलना है, क्योंकि ये देखिए ये जो यूनिट है वो तो किलोमीटर वाला है, तो बड़ा यूनिट हो गया। तो बड़े को जब यूनिट छोटे में कन्वर्ट करना, तो आप दो चीज याद रखना। एक तो होता बच्चों 5/18, 18 से मल्टीपल, दूसरा 18/5 से मल्टीपल। ये दो चीज है, लेकिन बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। तो आप देखिए 18 है, तो आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो पहले छोटे को बुलाइए, कौन है 5 और फिर 18, ये दोनों आपस में क्या हो गया, तो मतलब बड़े से छोटे में बदलना है, तो पहले छोटे को पहले लिखते, तो छोटे 5 हो गया ना, 5/18, 18 कट गया, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। यहीं पे अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आप देखिए, आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़ा यूनिट कौन सा आएगा, पहले 18 को लिखिए। तो 10 गुने में 18/5। अब ये 5 से ये कट गया, 2 बारी में, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। बस इतना याद रखिए, आपको आसानी से चीजें याद रहेगी और आपको एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगी, है ना बच्चों। चलिए